स्टूडेंट्स, मैं संगीता गुसाई हमेशा की तरह अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन को हम दर्पण के द्वारा समझेंगे, जिसमें कि हमारा समतल दर्पण भी होगा और जो अवतल और उत्तल दर्पण यानी गोलीय दर्पण भी होंगे। लास्ट में वीडियो के अंत में जो सारे नोट्स हैं उनकी पिक भी मैं लास्ट में डाल दूँगी और आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या आप जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं आप उसे लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ये मेन टॉपिक पे हम आ गए हैं। प्रकाश का किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। एक्सप्लेन करती हूँ। माना प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, यहाँ से आने का मतलब ये उसका माध्यम हो गया, हवा जो ये वाली है। यहाँ से प्रकाश की किरण आई और इस तल से टकरा करके वापस उसी तल में बाउंस बैक करती है, यानी कि टकरा के वापस आती है। तो इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। जिस तल से प्रकाश की किरण टकरा कर वापस आती है उसे हम परावर्तन तल कहेंगे। परावर्तन की घटना तब संभव हो पाती है जब जो परावर्तन तल है वो बहुत ज़्यादा चिकना हो, स्मूथ हो, जैसे कि मिरर होता है या फिर पॉलिश्ड हो। मिरर मतलब जो दर्पण होता है, शीशा होता है, आपके घरों में रोज़ आप देखते होंगे तैयार होने के लिए। जब भी आप स्कूल आते हैं या कहीं के लिए रेडी होते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि कोई दर्पण ना देखे, दर्पण हर कोई देखता है। तो दर्पण में जब आप देखते हो तो होता क्या है कि जो प्रकाश की किरण है आपसे होकर जो गुजरती है उस दर्पण से टकरा करके फिर आपको उसका आभास होता है कि वो आपकी तरह इमेज जो है वो आपको दिखाई देती है। तो ये घटना जो है वो कौन सी है? परावर्तन की। परावर्तन के नियम और परावर्तन की घटना को हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे। आप यहाँ पे समझ लीजिए, नोट्स आपको लास्ट में मिल जाएंगे। माना कि ये एक समतल दर्पण है, ठीक है ना? दर्पण को ही समझ लेंगे हम, जिसको कि हम ये समतल परावर्तक तल कहलाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? परावर्तन तल कहेंगे, ठीक है? क्योंकि इसी पर जो है वो परावर्तन की क्रिया संभव हो पा रही है। तो ये हमने जहाँ पे लाइन लाइन डाली है, ये पॉलिश वाला साइड, यानी कि आपने जो दर्पण देखा है उसके पीछे वाला साइड, कभी टूटा हुआ दर्पण देखा है ना, उसके पीछे वाले साइड में पॉलिश लगी होती है, ऑरेंज कलर की, ग्रीन कलर की। तो ये वो जो लाइन है वो वही पॉलिश को दिखाती है। तो ये आपका परावर्तक तल है या सिंपल मिरर है, साधारण जो शीशा होता है, ठीक है ना? इसको हमने नाम दे दिया M डैश, ठीक है? परावर्तक तल है। अब इसी माध्यम से, ये वाला जो माध्यम है ये हवा है, ठीक है? ये एयर समझ लो आप। इससे होकर के एक जो प्रकाश की किरण है वो आके गुजरती है, ठीक है? जैसे ही वो इस बिंदु, इसको आपने N मान लिया है, जो परावर्तक तल है उसके N बिंदु पर आकर टकराती है। इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। इसे हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। इंसिडेंट रे भी कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जब ये परावर्तक तल के N बिंदु पे टकराई, क्योंकि ये जो तल है बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ये वापस इसी मध्यम में वापस आ जाएगी। लेकिन वो कैसे आएगी? जिस कोण से वो गई है उसी कोण से वापस आएगी। तो हम यहाँ पर एक काल्पनिक लाइन खींच लेंगे जिसे कि हम अभिलंब कहते हैं, ठीक है? इसे हम N यहाँ पे था और N डैश, तो N डैश जो है ये अभिलंब हो गया, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। ये जो नॉर्मल है ये परावर्तक तल के परपेंडिकुलर होगी। आपतित किरण जब इस बिंदु पर टकराती है तो फिर वापस उसी एंगल से होते हुए सेम माध्यम में, इसी मीडियम में, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस हो जाएगी, ठीक है? ये एरो से आप देख सकते हो, यहाँ से गई, यहाँ टकराई N बिंदु पर और वापस आ गई। टकरा करके जब वापस आई है, इस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण या फिर रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तन की घटना समझाने के लिए मेरे पास एक समतल दर्पण है और इसकी ये पॉलिश साइड है, ठीक है? और ये इसकी चमकदार सतह है। इसी सतह को हम परावर्तक तल भी कहते हैं, ठीक है? परावर्तन की घटना परावर्तक तल पर ही होती है। यदि हम इस मिरर को ऐसे रख दें तो ये
किरण जो इस तल पे आ रही है उसे हम आपतित किरण कहते हैं और टकराकर वापस आ रही है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और इस वाली साइड को हम ऐसे इस संरचना से दर्शाते हैं। परावर्तन की घटना से संबंधित प्रैक्टिकल भी हैं, उन्हें भी मैं आगे करवाऊंगी, कराने की कोशिश करूंगी। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम आई से दिखाएंगे और इसका नाम होगा आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण है ये वाला, ये होगा परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? इसे हम आर से दिखाएंगे, एंगल आई कहते हैं और इसे हम एंगल आर कहते हैं। अब आप आ जाइए परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण, ये वाली जो किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब ये तल कौन सा है? एम डैश। आप देख रहे हो ये तीनों यहीं पर आकर के मिलते हैं, है ना? पहला नियम है ये। दूसरा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। जितने एंगल पे आपतित किरण आएगी नॉर्मल के, उतने ही एंगल पे जो परावर्तित किरण है वो परावर्तन के बाद ये कोण बनाएगी। ये परावर्तन के दो नियम है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है प्रतिबिंब। आपको ये समझना बहुत आवश्यक है कि प्रतिबिंब होता क्या है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु से प्रकाश की किरण होकर गुजरती है, वो परावर्तन के बाद या फिर अपवर्तन के बाद, कोई सी भी प्रकाशीय घटना हो सकती है, उसके बाद जब एक बिंदु पर मिलती है तो वहाँ पर वस्तु जैसा ही एक आकार दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। जैसे हम जब मिरर में देख रहे हैं अपने आप को, तो हम तो यहाँ हैं लेकिन जो मिरर में दिख रहा है वो क्या है? प्रतिबिंब है। ठीक है, ये दो तरह का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब उस प्रतिबिंब को कहते हैं जब प्रकाश की किरणें परावर्तन और अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलते हैं और हमें वो प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा वास्तविक प्रतिबिंब की एक और ख़ास बात है कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, पर्दे पर देख सकते हैं। जैसे कि सिनेमा हॉल जो होता है, आपने मूवीज़ देखी होंगी, सिनेमा हॉल में जो वाइट एक बड़ा पर्दा होता है वहाँ पर हमें मूवी दिखाई देती है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद हमें दिखाई देती है, वो क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। और एक दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब भी हमें दिखाई देता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो स्क्रीन पर हम उसे नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा जो आभासी प्रतिबिंब है वो जब वस्तु से होकर के प्रकाश की किरण गुजरती है तो रिफ्लेक्शन के बाद यानी परावर्तन और अपवर्तन के बाद जो प्रकाश की किरण है वो फोकस नहीं होती है, एक बिंदु पर नहीं आती है, लेकिन वो एक बिंदु पर फोकस होती हमें प्रतीत होती है, हमें उसका आभास होता है, लेकिन एक्चुअल में वो हो नहीं रहा होता है। तो ऐसे प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब है समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। समतल दर्पण का मतलब जो आपके घरों में ड्रेसिंग टेबल लगा है या जो छोटा भी दर्पण होगा जिसमें आप अपने आप को देखते हैं, उसमें आपका प्रतिबिंब कैसे दिखता है। ठीक है, तो ये हमने M1, ये M डैश जो है वो एक साधारण समतल दर्पण है जिसे हम सिंपल मिरर कहते हैं। और ये आप A भी एक वस्तु समझ लीजिए, पेड़ समझ लीजिए या कोई व्यक्ति समझ लीजिए, वस्तु है या व्यक्ति है वो इस मिरर के सामने इस तरह से खड़ा है। ठीक है, उसके बाद इस व्यक्ति को बिल्कुल अपना जो प्रतिबिंब है वो दिखाई दे रहा है। स्थिति, इसका आकार और इसकी प्रकृति कैसी होती है वो सब मैं एक चार्ट यहाँ पर लगाऊंगी, वो भी देख लेना। इसके अलावा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो भी देख लेना। तो सबसे पहले हम आते हैं कि वस्तु और जो प्रतिबिंब है इनके आकार कैसे होते हैं। तो आकार जो है वो बिल्कुल सेम होता है। जिस आकार का वस्तु होता है, लंबाई या चौड़ाई, उसी आकार का सामने जो है वो हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। जितनी दूर आप मिरर से खड़े हैं, माना कि ये व्यक्ति है और ये मिरर है, यहाँ पर 1 मीटर की दूरी है, तो जो प्रतिबिंब होगा वो भी अंदर प्रतिबिंब जो है वो हमें कितना दिखाई देगा? 1 मीटर दूर दिखाई देगा। यानी कि व्यक्ति से वस्तु जो है वो 2 मीटर
दूरी पर होगा। तीसरा जो है प्रकृति कैसी होती है, यानी कि इसका नेचर कैसा होता है प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी होगा, ये वास्तविक नहीं होगा। दूसरा सीधा होगा, ठीक है, आप देख रहे हो ये तीर एरो ऐसे लगाया है, तो एरो इस तरह से ही है, यानी कि अगर पेड़ आपने इस तरह से बनाया है तो उसकी जो प्रतिबिंब है वो भी इसी तरह से दिखाई देगा। तीसरा जो है पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन मतलब जैसे यदि आप शीशे के सामने खड़े हैं, कोई व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देख रहा है, अपने आप को शीशे में देख रहा है, तो कभी भी आप अपना एक हाथ उठा के देखना है। मैंने बायां हाथ उठाया है तो सामने जो प्रतिबिंब होगा उसका हमेशा दायां हाथ उठेगा, और यदि हम दायां उठाएंगे प्रतिबिंब जो है वो बायां हाथ उठाएगा। तो पार्श्व में होते हैं ये साइड वाले किनारे, ठीक है, इन्हें हम पार्श्व कहते हैं, पार्श्व या लेटरल साइड कहते हैं। ये हमेशा इस तरह से फ्लैट हो जाते हैं। तो ये तीन जो है आभासी, सीधा और पार्श्व परिवर्तन, ये इसका नेचर हो गया। आकार सेम होता है, स्थिति मिरर से बराबर दूरी पर होती है। तो ये आपका क्या था, साधारण दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, ये है। आगे आने वाले वीडियो में हम गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, प्रतिबिंब कैसे बनता है, उनमें प्रतिबिंब की स्थिति और कितने प्रकार के दर्पण होते हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा जो नोट्स मैं दे रही हूँ उन्हें आप अच्छे से लिख लीजिए और पढ़ लीजिए। थैंक यू।